हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रवनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया एक्ट, दैट इज फैक्ट्रीज एक्ट 1948। एंड मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एक्ट है। आपको इस एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए प्रैक्टिकली भी, क्योंकि ये एक्ट का मेन एम क्या है मैं भी उसके ऊपर बात करूंगा। इस एक्ट को अगर आपने एक बार समझ लिया तो जो लोग फैक्ट्री में मजदूरों के साथ कुछ गलत करते हैं ना, तो वो दोबारा गलत करेंगे नहीं अगर आपको इसके बारे में जानकारी। और आप अगर उनको साथ सपोज मान लो तुम्हारी अड़ोस पड़ोस में कोई फैक्ट्री है और तुम्हारी अड़ोस पड़ोस की फैक्ट्री में कोई बंदा अपने मजदूर के साथ गलत कर रहा है, तो तुम उसको उसके राइट बता सकते हो कि तुम ऐसा नहीं कर सकते मजदूर के साथ, ये चीजें टोटली मना है फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर। और अगर वो स्टिल वो वायलेशन करता है तो आप उसके ऊपर केस भी कर सकते हो फैक्ट्रीज एक्ट की वायलेशन के नाम पर, कि भाई ये बंदा फैक्ट्रीज एक्ट को वायलेट कर रहा है। अगर मैं तुम्हारे को बताऊं तो लॉ कहता है फैक्ट्रीज एक्ट जो है उसके मेन तीन काम है। मेन तीन काम है। अगर हम ऑब्जेक्टिव बताएं तो पहला है टू एंश्योर एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स। क्या होते हैं मैं बताऊंगा। टू प्रमोट हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्रीज। तो बेसिकली जो फैक्ट्रीज एक्ट है इसको लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये तीन चीजों पे फोकस कर रहा है। वर्कर्स के हेल्थ मेजर्स, वर्कर के लिए सेफ्टी मेजर्स, और वर्कर्स के लिए वेलफेयर मेजर्स। हेल्थ मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स, वेलफेयर मेजर्स, तीन मेजर्स को लेकर बात करता है कि कहता है हर वर्कर को तीन मेजर्स मिलने चाहिए, तीन फायदे, तीन तरीके के मेजर्स उसके लिए लिए जाने चाहिए, तीन तरीके के बेनिफिट उसको प्रोवाइड किए जाने चाहिए। एक हेल्थ बेनिफिट्स, एक वेलफेयर बेनिफिट्स, तीसरा सेफ्टी बेनिफिट्स। अब ये किस किस तरीके की हो सकते हैं, मैंने तीनों के ऊपर ना एग्जांपल लिखे हुए हैं और इन्हीं के बारे में आगे डिटेल में पढ़ाया भी जाएगा। पहला है, अगर मैं हेल्थ मेजर्स के हिसाब से बात करूं तो पहली बात वो कहता है क्लीनलीनेस होनी चाहिए। तुमने देखा होगा फैक्ट्रीज कितनी गंदी पड़ी होती हैं, है ना। हम लोग अपने घर में बैठते हैं, सुबह झाड़ू पोछा करते हैं, काम वाली आती है, सफाई करती है, सब कुछ साफ सुथरा रहता है, तो हम लोगों को बैठना अच्छा लगता है। गंदगी पड़ी हो तो आसपास हमें बैठना अच्छा नहीं लगता। और कितनी फैक्ट्रीज ऐसी वहां पे सारी सारी गंदगी पड़ी रहती है, लेकिन स्टिल मजदूरों को मजबूरी में काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बॉस अगर साफ नहीं करवा रहा है या कोई दिक्कत है तो ऑब्वियस सी बात है तुम मजबूरी में चुपचाप काम करोगे। आप बॉस को नहीं बोल सकते वरना वो नौकरी से निकाल देगा। और ज्यादातर जो फैक्ट्रीज में मजदूर काम करते हैं वो इलिटरेट होते हैं, जो 12वीं से भी नीचे होंगे, कुछ तो स्कूल भी नहीं गए होते, कुछ तो 5वीं से भी नीचे होते, कोई कुछ पढ़ा होता थोड़ा बहुत, कोई बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होता। अब उन मजदूरों को क्या पता कि फैक्ट्रीज एक्ट में उनके लिए क्या क्या अधिकार लिखे हुए हैं। उनका मालिक उनको बताता नहीं, मजदूरों को अपने अधिकार पता नहीं, इसलिए उन बेचारों का शोषण होता है। शोषण मतलब ना एक्सप्लॉइटेशन की जाती है। हमारे इंडिया में बहुत सारे लेबर लॉज जो हैं, अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर ये जो पार्ट है फैक्ट्रीज एक्ट, अल्टीमेटली लेबर लॉ का पार्ट है, क्योंकि लेबर लॉज के लेबर के बेनिफिट्स के लिए बनाए गए लोग। और हमारे इंडिया में लेबर लॉ एक्चुअल में ढंग से यूटिलाइज हो ही नहीं पाते। उसका बहुत बड़ा रीजन है इलिटरेसी। उसका बहुत बड़ा रीजन क्या है? इलिटरेसी। क्योंकि हमारे इंडिया में मजदूरों को ही अपने अधिकार नहीं पता, तो वो क्या एक्शन लेंगे। जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट बना हुआ है इंडिया में कि हर एक मजदूर को मिनिमम इतने वेजेस तो मिलने ही चाहिए, उसका एक्सप्लॉइटेशन ना हो, उसके लिए एक लॉ बनाया गया मिनिमम वेजेस एक्ट। लेकिन मजदूरों को बेचारों को पता ही नहीं कि हमारे लिए लॉ में ऐसा लिखा हुआ है। ये बात समझ आती है? अब उन बेचारों को पता ही नहीं हमारे लॉ में ऐसा लिखा है, तो उनको जितने मिनिमम वेजेस बताए गए हैं उससे भी कम मिलते हैं, तब भी एक्सेप्ट करते हैं। कितने मजदूर ऐसे 2-2 3-3 4 4 हजार महीने में काम करते हैं और सारा सारा दिन सुबह 8-9 बजे जाते हैं, रात को 10 बजे तक आते हैं। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिकली। मेरे पास ना बाइक है, रॉयल एनफील्ड, मेरे पास बुलेट बाइक है। तो क्या होता है कि जब मैं बुलेट की सर्विस करवाने जाता हूं ना अपनी बाइक की, तो मैं जिस मिस्त्री के पास जाता हूं, मैकेनिक के पास जाता हूं, उस मैकेनिक के पास ना 4 लड़के काम करते हैं। उस मैकेनिक के पास, उसकी दुकान पे, तो 4 में से ना 3 तो पुराने हैं। अभी मैं थोड़े दिन पहले गया तो उसके पास ये मान लो 2 या 3 महीने पहले की बात है, मैं उसके पास गया मैकेनिक के पास और उससे मैंने अपनी बुलेट की सर्विस करवाई। तो मैंने उसको कहा कि इसको वॉशिंग वगैरह कर दिया ढंग से। तो एक लड़का ना वॉशिंग कर रहा था, वो नया लड़का था उनकी दुकान पे, होगा 15-16-17 साल का। तो पहली बात तो हमारे इंडिया में छोटे बच्चों को जो माइनर उनको नौकरी पे नहीं रखते, लेकिन उन्होंने रखा हुआ था। चलो कोई बात नहीं, हमारे इंडिया में गरीबी बहुत है, लॉ बहुत कुछ बोलता है, लेकिन लोग काम करते हैं। अपना घर देखेंगे या लॉ देखेंगे? प्रैक्टिकली तुम पेपर में बहुत कुछ लिख के आते हो, लेकिन दुनिया अलग चल रही होती है। तो हुआ क्या कि उस बंदे को, वो लड़का वॉशिंग कर रहा था, 16-17 साल की उसकी उम्र होगी लड़के की। मैंने उससे पूछा कि भाई एक बात बता बेटा, तू नया नया दिख रहा था, पहले तो कभी दिखा नहीं यहाँ पे। तो कहता सर मैं नया लगा हूँ यहाँ पे, ज्वाइनिंग अभी मेरी। ज्वाइनिंग के मतलब मैं अपनी भाषा में ज्वाइनिंग बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग सीएसीएस जब एम्प्लॉय ट्रेनिंग को रखते हैं तो या अपने अंदर उनको रखते हैं स्टाफ को, तो हम ज्वाइनिंग बोलते हैं। वो बेचारा क्या ज्वाइनिंग वाला, वो कहता नया नया लगा हूँ मैं यहाँ पे। मैंने कितनी तनख्वाह है तेरी? कह रहा 3500 रुपये महीना, 3500 पर मंथ। मैंने कहा सुबह कितने बजे आता है?
कहता सुबह 9 बजे आता हूँ। मैं शाम को कितने बजे आता है? कह रहा 7 बजे। मैंने कैलकुलेट करा 9 से 10, 10 दोबारा, सुबह के 3 घंटे हो गए और 7, 9 घंटे की नौकरी कर रहा है वो। 7, 8, 9, 10 घंटे की नौकरी कर रहा है और 10 घंटे की नौकरी करने के उसको कितने पैसे मिलते हैं रोज के? 3500 रुपए। और मैंने कोई छुट्टी है? कह रहा संडे छुट्टी है, लेकिन उसमें भी कभी कभी मालिक बुला लेता है। अब इन लोगों को तो जो मिनिमम वेज मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा। ये हेल्थ मेजर, सेफ्टी मेजर तो बहुत दूर की बात है। तो हमारे इंडिया में तो गरीबी इतनी है कि उस बंदे को उसके अधिकार ही नहीं पता कि उसको क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, जो चल रहा है वो चलता जा रहा है और कोई टोकने वाला नहीं है, क्योंकि मजदूरों को अधिकार नहीं पता, मालिकों को, कई मालिकों को भी नहीं पता, और जिनको पता वो बताते नहीं। कितने तो मालिक ही लिटरेट है, ना मालिक को पता ना नौकर को पता, जो चल रहा है चल रहा है। जब छापा पड़ता है, तुमने देखा होगा तो कभी ऐसे देखा होगा, जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं उसमें जब छापा मारने आते हैं लेबर इंस्पेक्टर्स वगैरह, या इनकी जो टीम जाती है वहां पे लेबर इंस्पेक्टर्स की, तो वो लोग फैक्ट्री फटाफट बंद बंद करके जाते हैं। जो ढंग से फैक्ट्री के मेजर्स उनको पता है वो लेबर लॉ फॉलो नहीं कर रहे। लेबर ऑडिट होता है, लेबर लॉ का ऑडिट होता है, ये लेबर लॉ सारे जितने लगते हैं एक फैक्ट्री के ऊपर, जो लोग इसको ऑडिट नहीं कराते, ढंग से लेबर लॉ फॉलो नहीं करते, सारे जो जो तरीके बताए गए, मेजर्स बताए गए नहीं लेते, वो फिर भागते हैं फटाफट फैक्ट्री बंद करके, अंदर से ताले लगा लेते हैं, इधर उधर गायब हो जाते हैं, कईयों के छापे पड़ भी जाते हैं, है ना। तो अब जरा देखो, तो पहले हमें तो ये बुकिश बात नहीं है, तो प्रैक्टिकल बात कर रहा था, पेपर में नहीं लिख के आनी ये सब बातें। अब मैं जो बात करूंगा पेपर में वही लिख के आनी। पेपर में तो हमें लिख के आना है, जैसे हम लिखते हैं ना कि पेपर में तो हमें लिख के आना है हमारी इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी हैं, हमारी फैक्ट्री में हेल्थ सेफ्टी मेजर सब लिए जाते हैं, हमारी इंडस्ट्री के अंदर करप्शन नाम की कोई चीज नहीं है, हमारी इंडस्ट्री के अंदर मजदूरों के साथ कोई भी शोषण नहीं होता। ये जो किताबें हैं ये दीन दुनिया से बहुत दूर है, लेकिन पेपर में यही लिख के आनी है। अब तुम खुद सोचो, 1948 का एक्ट है और आज के जमाने में, और क्या 1948 के लाइफस्टाइल में और आज का लाइफस्टाइल सेम है क्या? क्या परिस्थितियां चेंज नहीं हुई? क्या लॉ नहीं बदलने चाहिए? बदलने चाहिए, लेकिन सरकार पे टाइम का है। चलो, तो अब हेल्थ मेजर से मैं बात करें तो पहला है क्लीनलीनेस होनी चाहिए। तो क्लीनलीनेस मींस जिस फैक्ट्री में साफ सफाई होनी चाहिए, हम काम करें। नेक्स्ट, वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, हवा आनी चाहिए। तुम देखते हो कि कितनी जगहें हैं ओवर क्राउडिंग, देखो ओवर क्राउडिंग और वेंटिलेशन को लिंक कर सकते हैं। कितनी जगहें ऐसी हैं जो 10 बंदों की जगह नहीं है अंदर बैठने की, 10 बाय 10 का कमरा है, उसमें 20-20 लोग बैठ के चिपक चिपक के काम कर रहे हैं। छोटी छोटी फैक्ट्री बना रखी है, एक 2-2 कमरे की। दिल्ली में गांधीनगर मार्केट है कपड़ों की, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहते हैं उसे कपड़ों की। तुम कभी गांधीनगर चले जाओ, सदर बाजार चले जाओ, दिल्ली के पुराने पुराने एरियाज हैं, सुने होंगे नाम, जो बच्चे दिल्ली से बाहर के उनके लिए बता रहा हूं, सुने तो होंगे नाम इन जगहों के। इन जगहों का भी, जैसे सूरत में, गुजरात के अंदर भी है कपड़ों की मार्केट। आप इन जगह जाओ और आपको दिखेंगे हालात कि छोटी छोटी फैक्ट्रियां, मजदूरों के साथ अच्छा बिहेव नहीं होता, ओवर क्राउडिंग है, वेंटिलेशन है ही नहीं, वेंटिलेशन का वो दूर दूर तक नाम नहीं है। पंखे मिल जाए लोगों को वो दूर की बात है, वेंटिलेशन बाहर की हवा तो नेचुरल तो क्या ही लेगा वो, सनलाइट तो क्या ही आएगी वहां पे, मैच पंखे ही लगे हुए वहां पे बोल जाए, वही बहुत बड़ी बात होती है। आगे, ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपर होना चाहिए। अरे ड्रिंकिंग वाटर छोड़ो, प्रॉपर यूरिनरी टॉयलेट्स वगैरह नहीं होते, यूरिनरी करने वगैरह के लिए फैसिलिटी, अभी तो मैं यूरिनरी फैसिलिटीज के बारे में पढ़ाया जाएगा अभी नीचे, वो भी होनी चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपर होनी चाहिए। तुम देखो कितनी फैक्ट्रियों के अंदर तो पानी की फैसिलिटी नहीं होती, मजदूर बाहर जा जाकर पानी पीते हैं, अपने घर से पानी ले लेकर आते हैं। कई फैक्ट्रियों के बाहर वो जो प्याऊ लगे होते हैं टाइप, जिसमें पानी पिलाने को लोगों के लिए, बाहर पानी पिलाने के लिए लोगों ने स्टॉल टाइप लगा रखे होते हैं या प्याऊ टाइप लगा रखे होते हैं, वहां पे जाके लोग मजदूर पानी पीते हैं या अपने घर से लेके आते हैं। तो वो लॉ कहता है ये सब मेजर्स होने चाहिए, मजदूरों के साथ ये सब चीजें मिलनी चाहिए। ये तो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, अभी बहुत सारे डिटेल में पढ़ेंगे हेल्थ मेजर्स, ये तो मैंने हेल्थ मेजर्स की बात करी। नेक्स्ट आते हैं सेफ्टी मेजर्स। सेफ्टी मेजर एग्जांपल, प्रोटेक्शन ऑफ आईज। तुम्हें पता होगा जो बेंगल इंडस्ट्री होती है, बेंगल इंडस्ट्री होती है, वहां पे जो मजदूर काम करते हैं, अगर वो ज्यादा साल तक काम कर ले तो वो ब्लाइंड हो जाते हैं। तो वहां पे प्रोटेक्शन अगेंस्ट आइज होनी चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ आइज होनी चाहिए। मतलब उनको ऐसे मेजर्स लेने कि एम्प्लॉइज की जो आंखें हैं वो खराब ना हो, कुछ इस तरीके के ग्लासेस होने चाहिए, वो एम्प्लॉइज को प्रोवाइड करे अपने, ताकि अगर ये वाला ग्लास पहन लेंगे तो मजदूर की आंखें खराब नहीं होंगी वगैरह वगैरह। एक ही हो गया। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजरस गैसेज एंड फ्यूम्स। अच्छा, तुम्हें पता होगा बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी हैं जहां पे अगर डेंजरस गैस निकल जाए तो लोग मर जाते हैं। जैसे तुम्हें पता होगा एक बहुत फेमस केस होता है भोपाल गैस ट्रेजेडी, पता होगा ना भोपाल गैस ट्रेजेडी, जाके गूगल पे सर्च करना। और वो इतना तगड़ा केस था कि उसमें बहुत सारे लोग मर गए थे, बहुत सारे आसपास के जानवर मर गए थे। वो जब गैस निकली वहां से तो फैक्ट्री के अंदर के लोग तो मरे, अड़ोस पड़ोस के कई किलोमीटर के अंदर अंदर के लोग सारे मर गए। तो आपकी फैक्ट्री में ऐसा ना हो तो आपको प्रॉपर मेजर लेने चाहिए कि अगर आपकी फैक्ट्री के अंदर डेंजरस गैसेज वगैरह हैं तो वो ऐसा ना हो कि वो बाहर निकले और लोग वगैरह मर जाए उसको सूंघते ही। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन इन केस ऑफ फायर। आपकी फैक्ट्री के अंदर आपको पता होगा फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह लगे होने चाहिए।
अगर कल को इमीडिएटली आग लग गई तो फायर को रोको कैसे? तो फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह लगे होने चाहिए फैक्ट्री के अंदर। तो ये सब होगा सेफ्टी मेजर्स। ये सब क्या होगा? सेफ्टी मेजर्स। तो ऊपर वाले क्या थे? हेल्थ मेजर्स। नीचे वाले क्या होगा? सेफ्टी मेजर्स। तीसरा आता है वेलफेयर मेजर्स। मजदूरों के, जब हेल्थ समझ आता है ना, हेल्थ हेल्थ के एग्जांपल में 4 देखे। सेफ्टी, लोगों के भले के लिए प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन करना, प्रिकॉशंस लेना ये, और हेल्थ के अंदर क्लीनलीनेस करना, वेंटिलेशन करना, हेल्थ का ध्यान रखना। अब आता है वेलफेयर मेजर, लोगों के भले के लिए और क्या होना चाहिए? फर्स्ट एड अप्लायंसेस। वेलफेयर मतलब लोगों का भला। फर्स्ट एड अप्लायंसेस मींस किसी बंदे को अगर चोट वगैरह लग जाए तो उसको फर्स्ट एड वगैरह लोगों का भला करने के लिए अप्लायंसेस वगैरह पड़े होने चाहिए वहां पे। कैंटीन्स होनी चाहिए, बंदा थक जाए, घर से खाना नहीं लाया, वहां पे खाना वाना मिलना चाहिए, उसके भले की बात हो रही है। रेस्ट रूम्स, अगर एम्प्लॉय थक जाए तो उसको सोने वोने के लिए कमरा मिलना चाहिए। तुम खुद सोचो, हमारे इंडिया में तो एक बार अगर मजदूर को पैसा दे दिया जाए तो उसको नौकर समझते हैं, कहते हैं सुबह से लेकर रात तक काम कर। सोना तो बहुत दूर की बात, आधे घंटे का रेस्ट करना तो बहुत दूर की बात, देते नहीं। दिन में आधे घंटे का लंच देते हैं, अगर आधे घंटे से 1 मिनट ऊपर हो जाए तो उसमें भी बॉस लड़ पड़ता है कई बार। तो रेस्ट रूम तो बहुत दूर की बात है कि आप मजदूर को रेस्ट रूम प्रोवाइड करो, 1-1 घंटा सुलवाओ। अभी तुम्हें बताया जाएगा कितने कितने घंटे उसको रेस्ट देना चाहिए मजदूर को, इतने घंटे काम करेगा तो इतनी देर उसको अलाउ करना चाहिए कि वो रेस्ट कर ले। ऐसा बहुत सा कुछ लॉ में लिखा है, लेकिन इतना मिलता नहीं। तुम्हें खुद देखो, तुमने आसपास जितनी फैक्ट्री देखी होंगी, सपोज तुम्हारे में से किसी के पेरेंट की भी ऐसी फैक्ट्री हो, तो कभी ये सब मेजर नहीं है? नो डाउट इसमें से कुछ मेजर्स लेते होगे आप लोग, क्या सारे फॉलो करें? कभी नहीं, लेकिन फैक्ट्रीज एक्ट तो कहता है करने चाहिए। तो बेसिकली फैक्ट्रीज एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव समझ आ गया। फैक्ट्रीज एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप 3 तरीके के मेजर्स दोगे, हेल्थ मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स, वेलफेयर मेजर्स। ये बात समझ आती है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन। देयर आर सेवरल, अब स्टार्ट कर रहे हैं इसको बुक से। देयर आर सेवरल लेजिस्लेशंस, लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉज, व्हिच रेगुलेट द कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वर्क एनवायरनमेंट। अच्छा, कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को लेके बहुत सारे लॉ हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है कि वेजेस कितने देने हैं, मिनिमम कितने देने हैं, कैसे दिए जाएंगे। ये सब एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे लॉज हैं। फैक्ट डिस्प्यूट के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है। कोई अगर इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो उसके लिए इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट है। किसी की इंश्योरेंस करानी है तो उसके लिए एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है। उसके भले के लिए लाइफ, अब जब वो रिटायर हो जाए तो उसको कुछ पैसा, उसको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलना चाहिए, उसके लिए प्रोविडेंट फंड एक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं इंडिया के अंदर। एंड अदर वेलफेयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, बहुत सारे वेलफेयर लॉज भी बने हुए इंडिया में। एग्जांपल मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जो वुमेन को एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी बेनिफिट देता है। तो कहता है वो सारे बेनिफिट तो हैं ही, उसके अलावा कुछ ऐसे बेनिफिट भी हैं जो जनरल हैं, जो हर बंदे को मिलने चाहिए। तो उनकी बात कहां हो रही है? देखो, कुछ बेनिफिट है जो स्पेसिफिक बेनिफिट है, जैसे एग्जांपल मैटरनिटी बेनिफिट खाली वुमेन्स के लिए है ना, लेकिन यहां पे जो बेनिफिट है वो खाली वुमेन के लिए नहीं, वो सबके लिए है, भले मैन हो वुमेन हो, जनरल बेनिफिट्स हैं। कहता था फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इनेक्टेड टू रेगुलेट द वर्किंग और कंडीशन इन द फैक्ट्रीज। आ गई बात। फैक्ट्री एक्ट 1948 का मेन काम क्या है? टू रेगुलेट करना वर्किंग कंडीशन द फैक्ट्री। आप जब मजदूर को अपने पास रख रहे हो तो उसको वर्किंग कंडीशंस क्या है, आप उससे दिन में कितने घंटे काम करवाते हो, साफ सफाई में काम करवा रहे हो नहीं करवा रहे, वेंटिलेशन है या नहीं है, प्रॉपर एयर की फैसिलिटी है या नहीं है, ह्यूमिडिफिकेशन तो नहीं है, ह्यूमिडिटी वगैरह ना तो नहीं है। इसके अलावा प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं नहीं जा रहे, फायर हो गई तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशन ले रखी है, कंपनी ने ले रखी। तो ऐसे बड़े सारे मेजर्स की बात हो रही है। इन केस ऑफ रविशंकर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, AIR 1993, एंड कोर्ट हेल्ड दैट द फैक्ट्रीज एक्ट इज अ सोशल लेजिस्लेशन। लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्रीज एज अ सोशल लेजिस्लेशन, सोशल का मतलब होता है सोशल, लेजिस्लेशन मींस लॉ। फैक्ट्रीज एक्ट सोशल, सोशल वेलफेयर लॉ। ये एक लॉ बनाया गया समाज का भला करने के लिए, जो समाज में लोग काम कर रहे हैं, जो समाज के लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। सोशल का मतलब है सोसाइटी, कि जो समाज के लोग, सोसाइटी के लोग हमारी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनका भला करने के लिए। एंड इट प्रोवाइड फॉर हेल्थ मेजर्स। अब आपको पता है हेल्थ मेजर्स क्या होते हैं? सेफ्टी मेजर्स, वेलफेयर मेजर्स एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ वर्क एंड फैक्ट्री। इसके अलावा बचे कुछ जो भी वर्कर के फायदे के लिए मेजर्स लिए जा सकते हैं वो सब लिए जाएंगे। इन शॉर्ट, द एक्ट इज मीन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द वर्कर्स फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द, लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, द एक्ट इज मीन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द वर्कर्स फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द ग्रीडी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स। आ गई बात। एस्टेब्लिशमेंट मतलब क्या? फैक्ट्रीज, प्रेमाइसेस, ऑफिसेज, कंपनीज वगैरह सब आ गई एस्टेब्लिशमेंट में। तो कह रहा है इस एक्ट का मेन एम क्या है? जो ग्रीडी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब वर्कर को निचोड़ना चाहती हैं, सब उसको कहते हैं ना। हमारे इंडिया में तो एक कहावत है, तुम देखो तो कि जो बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इंडिया में आके काम क्यों करवाती हैं? इंडिया में आके, क्योंकि इंडिया, अच्छा, इंडिया की लेबर उनको चीप पड़ती है, इंडिया की लेबर उनको चीप पड़ती है। तुम देखते हो इंडिया के लोग बाहर जाते हैं, नौकरी करते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, हमारे को बहुत पैसा मिल रहा है, लेकिन बाहर वाले लोग उनको चीप लेबर में गिनते हैं कि उनको सस्ते मजदूर मिल गए। तो होता क्या है कि एक किस्म से आप उनका फायदा ही तो उठा रहे हो, लेकिन हमारे इंडिया में गरीबी इतनी है कि उनका वो फायदा उठाया भी उनको महसूस नहीं होता। अब तुम देखते हो कि छोटे मोटे शहरों से बंदे, गांव से, विलेजेस से आते हैं दिल्ली के अंदर, मेट्रो सिटीज के अंदर, और सपोज वो एक बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं या बिल्कुल पुअर फैमिली से हैं,
जिन लोगों को कैश को तो कभी देखा ही नहीं। तुम तो देखते हो कि तुम ना, ऐसा नहीं है, देखो फार्मर्स जो तुम पंजाबी गानों में देखते हो ना, पंजाबी सॉन्ग्स में दिखाते हैं कि फार्मर्स बहुत रिच हैं, ये है वो है। नो डाउट ऐसे फार्मर्स इंडिया में हैं, बहुत हैं ऐसे रिच फार्मर्स भी, जो बड़े बड़े जमींदार हैं, जिनके पास बहुत बहुत जमीनें हैं। लेकिन तुम्हारे को बहुत सारे फार्मर्स इंडिया में ऐसे भी दिखेंगे जिन बेचारों के पास 2 वक्त का खाना तो है, अपने खेतों से निकल आता है, लेकिन उनके पास कैश में लिक्विडिटी नहीं है। अपना घर चलाने के लिए कैश में अगर वो अपनी और कोई जरूरतें पूरी करना चाहें तो नहीं कर सकते, उनके पास कैश इतना नहीं है। खेती है, नॉर्मल है, अपना घर भर का खर्चा निकल जाता है, लेकिन नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो शहरों में आते हैं, यहाँ पे आके रोजगार के लिए एम्प्लॉयमेंट ढूंढते हैं, रिक्शा चलाते हैं शहरों में आकर, मिस्त्री बन जाते हैं, लेबरर बन जाते हैं, डे है ना, और कुछ कुछ लोग डे वेज लेबरर बनते हैं, जिनको डेली वेज लेबरर बनते हैं, जिनको डेली बेस पे तनख्वाह मिलती है, दिहाड़ी पे काम जिसको बोलते हैं। अच्छा, तो ये लोग जो काम करते हैं, इनको कोई कोई लोगों को 200 रुपए दिन दिया जाता है काम करने का, 300 रुपए दिन दिया जाता है, पूरे दिन काम करवाते हैं इनको मजदूरों से। तुम देखते हो कि जो घरों में ना, जब घर बनता है तो एक तो होता है मिस्त्री जो प्रॉपर प्लास्टर वगैरह कर रहा है, प्लास्टर वगैरह कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। एक होते हैं जो उनके साथ बेलदार होते हैं, जो सिर्फ मजदूर होते हैं, जो नीचे से सिर्फ ईंटें उठा उठाकर ऊपर लेके आ रहे हैं। अब कितनी मेहनत होती है उनकी, नीचे से लेकर ऊपर तक माल चढ़ाते हैं घरों में। अगर सपोज किसी का घर 4th फ्लोर पे और वो ऊपर 4th फ्लोर पे काम कर रहे हैं, वो नीचे से ऊपर तक ईंटे ईंटे ले लेके आते हैं, और उनको पूरा दिन सुबह से लेकर वही नीचे जाते हैं, ऊपर आते हैं, नीचे ऊपर आते हैं, पूरा दिन इतने इतने भारी उठाते हैं वो। उनको पूरे दिन काम करने के किसी को 200, किसी को 250, किसी को 300 रुपए मिलते हैं। इतना बुरा एक्सप्लॉइटेशन की जाती है। तो ये कौन करते हैं? ग्रीडी बिजनेसमैन। कौन करते हैं? ग्रीडी बिजनेसमैन। एंड इट आल्सो प्रोवाइड फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ वर्किंग कंडीशन विद इन द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। तो वो कहता है कि ऐसा सेम ऐसा फैक्ट्रीज के अंदर भी किया जाता है, मजदूरों से काम ज्यादा कराया तो उनको सैलरी कम दी जाती है। तो कहता है ऐसा ना हो। अच्छा, तुम देखते हो वर्ल्ड के अंदर, इंडिया, मेरे को और नहीं पता किन किन कंट्रीज में, इंडिया में तो ऐसा है, जैसे यूएस है, यूके है, इधर बहुत सारी कंपनीज और फैक्ट्रीज ऐसी हैं जहां पे मजदूरों को सैटरडे संडे ऑफ दिया जाता है। कुछ कुछ जगहों पे तो 3 डेज ऑफ भी दिया जाता है वीक में, मतलब 2 डेज तो फिक्स है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे 3 डेज वीक ऑफ भी मिलता है मजदूरों को, फैक्ट्रियों के अंदर एम्प्लॉइज को, कंपनीज के अंदर वगैरह वगैरह, बड़े बड़े यूएस में, यूके में वगैरह में। इंडिया में तो कुछ ही एमएनसीज वगैरह में या कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज में तो आपको 2 डेज ऑफ मिलेगा, वो भी मैं फैक्ट्रीज की बात नहीं कर रहा, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर। मजदूरों को तो 2 दिन की छुट्टी बहुत बड़ी बात है, उनको 1 दिन की छुट्टी मिल जाना बहुत बड़ी बात है। इंडिया में जो फैक्ट्रियों में मजदूर काम करते हैं उनको 7 दिन बुलाया जाता है, कोई छुट्टी नहीं होती। और किसी किसी फैक्ट्री में 1 आध दिन की अगर महीने में छुट्टी, हफ्ते में छुट्टी, वीक में छुट्टी हो भी तो, अदरवाइज 7 दिन बुलाया जाता है। कुछ कुछ अलग अलग सिस्टम है उसके लिए भी। कुछ कुछ फैक्ट्रीज तो ऐसी है ना 7 दिन और पूरे महीने काम करवाती हैं। कुछ कुछ फैक्ट्री ऐसी है वीक में 1 दिन छुट्टी रहती है, महीने में 4 छुट्टी। कुछ कुछ फैक्ट्री ऐसी है जो कहती है 15 दिन में 1 छुट्टी देंगे, मतलब 1 महीने में सिर्फ 2 छुट्टी। तो इतना बुरा हाल है इंडिया में। तो कहता है ग्रीडी बिजनेसमैन ऐसा ना करें, मजदूरों का फायदा ना उठाएं, उसके लिए लॉ लाया गया कि आपको मजदूरों को ये फैसिलिटी देनी है। वो नहीं दी जाती वो अलग बात है। अब आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट is to ensure adequate safety measures and to promote the health and worker of the workers employed in the factory। अब आपको पता ही है इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सेफ्टी मेजर्स लेना, हेल्थ और वेलफेयर मेजर्स को प्रमोट करना। द एक्ट इज ऑल्सो प्रोवाइड, एक्ट में ऑल्सो मेक्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड यंग पर्सन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स। अच्छा, एडोलसेंट, चिल्ड्रन तो आपको पता ही है, एडोलसेंट किसको गिनता है जरा समझना। देखो इसको ये किस तरीके से गिन रहा है, अगर देखो एडोलसेंट की ना अलग अलग जगह पे अलग अलग डेफिनेशन है। अगर मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग बताऊं तो डब्ल्यूएचओ बोलता है कि एडोलसेंट एक वो पर्सन है जो 11 साल से लेकर 19 साल की एज का है, वो डब्ल्यूएचओ बोलता है। लेकिन ये वाला एक्ट ये बोलता है कि एडोलसेंट वो है जो 14 साल की एज का हो गया लेकिन अभी 18 का नहीं हुआ, क्योंकि 14 से लेकर 18 से बिलो है, 14 से लेकर 18 से बिलो है तो वो एडोलसेंट है, 18 का हो जाएगा तो वो मेजर हो जाएगा, और अगर 14 से नीचे है तो वो क्या है, माइनर है। इसको वैसे तो माइनर 18 तक ही होता है, तो वो नॉर्मल चिल्ड्रन है, तो फिर वो क्या है, 14 से नीचे नॉर्मल चिल्ड्रन हो गया, 14 से लेकर 18 से नीचे नीचे है तो वो एडोलसेंट में आ गया, और 18 का हो गया तो फिर वो क्या हो गया, मेजर हो गया। तो बेसिकली चिल्ड्रन तो वो चिल्ड्रन ही अल्टीमेटली है, तो वो 18 से नीचे माइनर ही, लेकिन माइनर में भी 2 कैटेगरी हो गई, 14 से भी नीचे है तो चिल्ड्रन हो गया, 14 से लेकर 18 के बीच में है तो, 18 के नीचे नीचे है तो एडोलसेंट हो गया, 18 का हो जाएगा उससे बड़ा हो जाएगा तो मेजर हो गया। तो कह रहा है अगर आप उन लोगों को, देखो मेजर्स को तो आप रख ही सकते हो, लेकिन अगर आप चिल्ड्रन और एडोलसेंट को भी रखना चाहते हो तो उसके लिए भी इस एक्ट में प्रोविजन दिए गए हैं कि आप कब रख सकते हो कब नहीं रख सकते। और साथ में एनुअल लीव विद वेजेस, आप अगर एम्प्लॉय को साल में छुट्टी देना चाहते हो तो कितनी दे सकते हो, कितनी देना चाहो, कितनी देनी चाहिए, वो सबके बारे में बात की गई है। और द एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग J&K।
तो ये एक्ट ऑल ऑफ इंडिया पे लगता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर पे लगता है। एंड कवर्स ऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अभी उसके बारे में बात करूंगा, नीचे डेफिनेशन दी गई है। एंड एस्टैब्लिशमेंट फॉलिंग विद इन द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री। तो एक चीज समझिए बड़े ध्यान से, ये एक्ट किस पे लगता है, कहता है ये लगता है फैक्ट्रीज पे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का काम कर रही है। किन पे लगता है, ये एक्ट लगता है फैक्ट्रीज पे। और कौन सी फैक्ट्रीज पे, जो किसका काम कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का काम कर रही है। और दोनों चीजों की डेफिनेशन दी गई है कि फैक्ट्री क्या मानी जाएगी इस एक्ट के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या माना जाएगा इस एक्ट के अंदर। तो जो फैक्ट्री उस फैक्ट्री की डेफिनेशन में आ रही है, खाली उसी को फैक्ट्री मानेंगे और किसी को फैक्ट्री नहीं मानेंगे इस एक्ट के अंदर। और ये लॉ उन्हीं पे लगेगा जो उस फैक्ट्री की डेफिनेशन में आ रहे हैं। और सेम जो क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेफिनेशन में आ रहा है जो भी हम पढ़ेंगे, उसी को मैन्युफैक्चरिंग मानेंगे, उसके अलावा और किसी चीज को मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानेंगे। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू फैक्ट्रीज बिलोंगिंग टू सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो सरकारी कंपनी, सरकार की जो अपनी फैक्ट्री है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ अपनी फैक्ट्रीज है जहां पे आर्म्स वगैरह बनते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की भी कुछ अपनी फैक्ट्रीज हैं। तो कहता है अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड का मतलब क्या है कि अगर सरकार स्पेसिफिकली बोलती है कि इस वाली फैक्ट्री पे फैक्ट्रीज एक्ट नहीं लगेगा, ये मतलब इस वाली गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की फैक्ट्री पे या इस वाली स्टेट गवर्नमेंट की फैक्ट्री पे फैक्ट्रीज एक्ट नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा, लेकिन नॉर्मली लगेगा। तो इसका मतलब ऐसा है, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड का मतलब ये है कि नॉर्मली ये वाला फैक्ट्रीज एक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज हैं उन पे भी लगेगा अगर उन्होंने कोई फैक्ट्रीज बना रखी है। लेकिन अगर वो एक्सप्रेसली बताएंगे कि इस पर्टिकुलर फैक्ट्री पे ये वाला लॉ नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। जैसे भी तुम्हें बताऊंगा, माइंस एक्ट है, माइंस जहां पे माइंस वगैरह होते हैं, यहाँ पे कोयले की खान होती है, तो ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पे फैक्ट्रीज एक्ट नहीं लगता। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि माइंस के लिए, माइंस के ऊपर फैक्ट्रीज एक्ट नहीं लगता क्योंकि माइंस के लिए अपना एक्ट अलग से बना हुआ है। तो सेम जहां पे अलग से एक्ट बने हुए हैं बहुत सारी जगहों पे, जहां पे एक्स्ट्रा बेनिफिट पहले से मिल रहे हैं, वहां पे एक्ट नहीं लगता, वहां पे एक्ट नहीं लगता। द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जे, आपको बताइए, एंड केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1/4/1949। और एक कब इफेक्ट में आया, 1/4/1949 को इफेक्ट में आया। अब हम इस चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो करेंगे क्योंकि उसके बिना ये चैप्टर समझ नहीं आएगा। देखो जैसे भी मैं तुम्हें बता रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसकी डेफिनेशन देखो ये रही, अभी हम पढ़ेंगे क्या होती है। अच्छा फैक्ट्री क्या है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, ये रही देखो, ये भी हम पढ़ेंगे क्या होती है। ऑक्यूपायर कौन होता है, बस उसके बाद तो प्रोविजन स्टार्ट हो जाएंगे। तो सर्टिफाइड सर्जन कौन है, फिर उसके प्रोविजन स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली 7-8 डेफिनेशन हैं जो भी हमने पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब आपका चैप्टर का बेस बन गया कि अल्टीमेटली हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं।